बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक नंबर जो है 3 जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेंशन एंड एक्सरेशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो आज हम जो है टेंशन और एक्सरेशन के मतलब पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है, इससे पहले हम कुछ ऐसा लफ्ज़ देखें कि आज के लेक्चर पढ़ने के बाद हम जो है किस हद तक जो है वो तैयार हो जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि टेंशन क्या है और एक्सरेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और टेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन द स्ट्रिंग, किसी भी धागे में व्हेन टू बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब एक धागे के साथ दो बॉडीज़ अटैच हों और वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टेंशन एंड एक्सरेशन। तो सबसे पहले हमें टेंशन का पता होना चाहिए कि टेंशन क्या है। जब भी कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको किसी भी मजबूत सहारे के साथ हम जो है सस्पेंड कर देते हैं, तो वो बॉडी जो है उसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और उस बॉडी को जिस धागे के साथ बांधा गया होता है उस धागे की सिमत में कोई अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। उस फोर्स को जो है हम क्या नाम देते हैं, टेंशन का। तो लिहाजा जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो धागा जो है जिसको अटैच किया गया था, जिसके साथ बॉडी को अटैच किया गया था, उसके अंदर भी कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और वो टेंशन टी है। तो यहाँ पे डिफाइन हम करते हैं कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज़ नाउन एज टेंशन। वो फोर्स जो किसी धागे की डायरेक्शन में एक्ट करे उसे कहते हैं टेंशन। और ये इक्वल टू दी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ही उसके अंदर टेंशन, उस स्ट्रिंग के अंदर उतनी ही टेंशन होगी। अब टेंशन के साथ अब हम उसकी मोशन जो है टू बॉडीज़ जो है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इससे फाइंड आउट करना जा रहे हैं टेंशन एंड एक्सरेशन। तो फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर कर लिया कि टू बॉडीज़ हैं, M1 है जिनके मासेस हैं M1 एंड M2। ये आपके सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। एक बॉडी M1 है और दूसरी क्या है, M2 है। उनको अटैच किया गया है, जोड़ा गया है एट द एंड ऑफ ऑपोजिट एंड ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब बगैर लचक के धागे के सिरों के साथ उसको ऑपोजिट एंड के साथ जो है वो बांधा गया है एंड पासेस ओवर, और फिर उसको पास करवा दिया गया है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। और इस तरह M1 जो है वो ग्रेटर देन है M2। जब M1 M2 से ग्रेटर होगा तो M1 ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, और M2 जो है सिमिलरली जो है विद सेम एक्सरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो टेंशन टी जो है वो बोथ स्ट्रिंग के अंदर, दोनों तरफ स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी, क्योंकि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, बगैर फ्रिक्शन के है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा जो है टेंशन टी जो है वो सेम होगी। दोबारा सुन लें, हमने दो बॉडीज़ को कंसिडर किया है M1 एंड M2 जो हैं, और उनको फिर अटैच किया है अपोजिट एंड। किसके अपोजिट एंड, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कौन सा होता है, बगैर लचक के धागा जो होता है उसके एंड के साथ उसको अटैच कर दिया गया है, फिर उस स्ट्रिंग को पास कर दिया गया है ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। M1 ग्रेटर होने की वजह से M2 से डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा विद एन एक्सरेशन। सिमिलरली M2 जो है जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो सिमिलरली M2 जो है वो लेस उसका वेट होने की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और टेंशन टी जो है
वो दोनों तरफ जो है धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी, क्योंकि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अब हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट मास है m1 जो है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो हम उसकी नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने की वजह वो हमें कैसे पता चलेगा कि ए के ऊपर नेट फोर्स ज़्यादा है या बी के ऊपर है। तो हमें पता है कि m1 जो है वो m2 से ग्रेटर है, इसीलिए m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है और m2 जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। तो जब ये मोशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स इन्हें मोशन करवा रही होगी। तो वो मोशन जो है वो नेट फोर्स जो है अपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी बॉडी में एक्सरेट कोई बॉडी करती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से वो एक्सरेशन प्रोड्यूस करती है। तो हम फर्स्ट फाल जो है बॉडी ए जो है, इसको हम ए बॉडी का नाम दे देते हैं और इसको बी बॉडी का नाम दे देते हैं। ए बॉडी के ऊपर जो है हम फोर्स, नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो W1 जो है वो ग्रेटर देन है टेंशन T जो है स्ट्रिंग के अंदर। तो लिहाजा W1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, m1g, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और टेंशन T जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए हमने जब उनकी नेट फोर्स, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो साइन नेगेटिव लग रहा है। हालांकि ये साइन जो है W प्लस T टोटल जितनी फोर्स लग रही है अप एंड डाउन उसके इक्वल है, लेकिन टेंशन T जो होती है वो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे m1g माइनस T का साइन ले रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं, क्योंकि टेंशन T जो है वो लेस देन है और अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बॉडी A का वेट एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स जो है वो हमारे पास आ गई m1g माइनस T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सलेरेशन के इक्वल होती है। इसको हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। जब पुट कर दिया तो हमारे पास m1 है, क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी की नेट फोर्स थी इसलिए हमने इसको m1a कर दिया, m1g माइनस T आ गया। सिमिलरली इसी तरह जो है m2 जो था वो m1 से क्या था, स्मॉलर था, इसलिए m2 स्मॉलर, यानी साइन जो है ये हमें बता रहा है स्मॉलर का। इसी तरह ये वाला साइन जो था हमें बता रहा है कि m1 ग्रेटर m2 से, ये साइन हमें बता रहा है कि m2 जो है वो लेस देन है m1 से। जब m2 लेस देन है m1 से तो m2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे वजह क्या है, क्योंकि टेंशन T जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ग्रेटर है m2 से। तो लिहाजा नेट फोर्स जो है हमारे पास आ जाएगी वो टेंशन T और माइनस W2 क्या है, बॉडी का जो वेट है B वाली का जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए उसका साइन जो है अब नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमने रिजल्टेंट ले रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम ऑफ फोर्सेस, तो टेंशन भी एक फोर्स ही होती है और वेट भी फोर्स है। तो लिहाजा हम जब दोनों का सम ले रहे हैं तो वह नेट फोर्स के इक्वल आ रहा है। तो लेकिन ये साइन नेगेटिव इसलिए है कि W2 जो है वो लाइटर होने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू T माइनस m2g, क्योंकि W2 की हमने वैल्यू पुट कर दी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू, अभी पीछे डिस्कस किया था, ma के इक्वल होता है। अब हमने दोबारा जो है इस थर्ड इक्वेशन के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके मुताबिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास फोर्स की जगह m2 है, क्योंकि सेकंड बॉडी की जो है नेट फोर्स है, तो वो नेट फोर्स क्या है, सम ऑफ फोर्सेस है, यानी कि टेंशन T जो है वो उसमें डाउनवर्ड मूव कर रही है और वेट जो है वो अपवर्ड है। तो दोनों का सम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये T जो है वो पॉजिटिव है और वेट जो है वो नेगेटिव आ गया साइन। अब हमने एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो जब हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, तो हमें एक्सलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम अपने असल मेजर टॉपिक पे आते हैं, एक्सलेरेशन पे। तो एक्सलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 जो हैं दोनों को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास कौन सी है, ये देखें। अब हमने फाइंड आउट की थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस T। अब ये जो m1 है इसको
इक्वेशन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो M1A को M2A के साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ऐड कर दिया। इसी तरह M1G माइनस टी जो है ये राइट हैंड साइड थी, इसको राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो हमने ऐड कर दिया। यानी कि पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 की 2 की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया एक तरफ। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड को और फिर इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास ये टेंशन जो थी जो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टेंशन टी जो है वो कैंसिल हो गई। तो जी जो है अब हमारे पास M1G माइनस M2G और M1A प्लस M2A आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, A कॉमन ले लिया और इस तरफ जो है वो हमने G कॉमन ले लिया। अब A की वैल्यू हमने एक्सप्रेशन की फाइंड आउट करनी थी, तो M1 प्लस M2 को हमने दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है बन गया। अब हम इस फार्मूले के तहत अगर हमें मासेस मालूम हो और ग्रेविटेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करके हम उनका जो है एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों बॉडीज़ का। इसी तरह जो है अगर हमने टेंशन फाइंड आउट करनी हो कि वो जो स्ट्रिंग था उसके अंदर टेंशन कितनी पाई जा रही थी, तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वही इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर जो है डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 4 वैसे की वैसे ले लेंगे, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। फिर जो है इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ से लेंगे और इसके नीचे लाके जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास M2A ओवर M1A और T माइनस M2G ओवर M1G माइनस T जो है वो आ जाएगा। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने देखना है कि कोई चीज़ इनमें से कॉमन है तो कट सकती है, तो A जो है A से कट गया, अपने कहना M1 M2 क्योंकि ये डिफरेंट मासेस हैं, डिफरेंट बॉडीज़ के मासेस हैं जिसकी वजह से ये कैंसिल नहीं हो सकते। इसी तरह ये T से, क्योंकि ये माइनस T है और ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं कट सकते, इसलिए हमने सब इनको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, जिसको आप चलपाई ज़रब भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने जो है M2 को M1G माइनस T से मल्टीप्लाई कर दिया और M1 को T माइनस M2G से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास M1 M2G माइनस M2 T M1 T M1 M2G, क्योंकि M2 जो है एक मरतबा M1G से फिर T से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह M1 पहले T से हुआ फिर M2G से मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया M1 M2G माइनस M2T इज इक्वल टू M1T माइनस M1 M2G। अब हमने क्या किया कि ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन वाली जो वैल्यू थी उनको एक तरफ इकट्ठे किया कि वो पॉजिटिव हो जाएं दोनों, और जो टेंशन वाली थी उनको एक तरफ जो है उनका सम अप ले लिया ताकि वो दोनों पॉजिटिव। हम क्या करते थे, नेगेटिव वाली को पॉजिटिव वाली की तरफ उठा के ले आते थे। अब हमने माइनस M1 M2G को उठा के इधर ले आए M1 M2G के साथ, तो ये आके इधर प्लस हो गई, इधर माइनस थी तो इधर आके, इसी तरह M2T इधर माइनस थी इधर जाके प्लस हो गई। प्लस होने के बाद आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में AB प्लस AB अगर हम करें तो हमारे पास 2AB जो है वो आंसर आ जाता है, क्योंकि जिसका कोई जो है कॉफिशेंट ना हो उसके पास 1 कॉफिशेंट होता है, तो हम दोनों के कॉफिशेंट को प्लस कर देंगे और जो है हमारे पास वेरिएबल जो है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास 2M1 M2G इज इक्वल टू M1। अब यहाँ पे T हमने क्या किया, इस तरफ कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 इंटू T आ गया। तो T फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो M1 M2 था इसको ला के 2M1 M2G के नीचे डिवाइड कर दिया। दोबारा देख लें, यहाँ से हमने क्या किया, T कॉमन ले लिया M1 प्लस M2 इंटू T, और यहाँ से जो है इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 2M1 M2G बन गया।
इसी तरह अब t फाइंड आउट करने के लिए हमने m1 m2 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया टेंशन t फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो हम इस तरह अगर हमें मासेस दिए गए हों दो बॉडीज़ के और उनके एक्सलेरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू हमें मालूम हो, तो हम जो है टेंशन t फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं तो गौर करें कि अगर हमने एक्सलेरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो उससे ऊपर देखें, ये ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन निकालने के लिए हम g को इधर रखेंगे, m1 माइनस m2 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a ओवर m1 माइनस m2 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हम ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन की। तो मोस्टली जो है हम जो है वर्टिकली मोशन के अंदर जो होता है वो एक्सलेरेशन और टेंशन t जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन जो है अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।